स्टडी कर रहे हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2 क्लास 10 की। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि रिसोर्सेज क्या होती है, रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की अगर हम लोग बात करें, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, यानी कि हमारे लिए ह्यूमन बीइंग के लिए रिसोर्सेज जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वाइटल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, और रिसोर्सेज जो है वो क्या करती है, हमारी लाइफ की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करके रखती है। यानी कि कोई भी चीज़ हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक तरीके से हमारी लाइफ को जो है इजी बना रही है। ये माना जाता है कि रिसोर्सेज जो है फ्री गिफ्ट है नेचर का, ठीक है। पहले से ही लोग ये मानते हैं कि रिसोर्स यानी कि जो भी चीज़ें हमें मिल रही है, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब कुछ हमें नेचर से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है। बट ऐसा नहीं है। ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या कर रहा है, ह्यूमन बीइंग जो है उसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से कुछ मेजर प्रॉब्लम्स भी हो रही है। अब ये मेजर प्रॉब्लम्स क्या क्या हो रही है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल। डिप्लेशन का मतलब क्या होता है, खत्म होना। तो रिसोर्सेज क्या हो रही है, वो खत्म होती जा रही है, ठीक है। किस चीज़ के लिए, ह्यूमन बीइंग की ग्रीड को, उसके लालच को जो है सेटिस्फाई करने के लिए। सेकंड है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। अब एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज की अगर हम लोग बात करें, तो रिसोर्सेज जो है सिर्फ कुछ ही हाथों में रह करके रह गई। अब ये कुछ ही हाथ क्या है, यानी कि जो अमीर है वो रिसोर्स आराम से खरीद सकता है, इजीली रिसोर्सेज जो है उसके पास अवेलेबल हो सकती है। और इस तरीके से सोसाइटी जो है हमारी वो दो सेगमेंट्स में डिवाइड हो गई है। एक तो है हैव्स और दूसरी है हैव नॉट। हैव्स यानी कि जो रिच है, और हैव नॉट जो पुअर है। तो रिच और पुअर में डिवाइड हो गई है। रिच के पास सारी रिसोर्सेज जो है इजीली मिल जाती है, पुअर के पास जो है कोई भी रिसोर्सेज इतनी इजीली नहीं आ पाती। जैसे रिच पर्सन की अगर हम लोग बात करें, तो रिच पर्सन के पास सारी लग्जरी होगी, वो इजीली जो है मेडिकल फैसिलिटी अवेल कर सकता है, हॉस्पिटल जा सकता है, स्कूल जा सकता है, अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद सकता है। लेकिन पुअर पर्सन जो है इजीली अवेलेबल कोई भी चीज़ अपने पास नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज जो है नहीं है, इतना साधन जो है वो नहीं है। नेक्स्ट हम लोग अगर प्रॉब्लम की बात करें, तो थर्ड प्रॉब्लम है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा रिसोर्स को हम लोगों ने जो है इस्तेमाल किया है, उसे बर्बाद कर दिया है, जिसकी वजह से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हो गए। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस के साथ साथ जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन, ये सारी प्रॉब्लम किस चीज़ की वजह से हुई है, ज़्यादा रिसोर्स इस्तेमाल करने की वजह से हुई है। अब ये क्या बोल रहे हैं, एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, यानी कि इक्विटेबल का मतलब क्या होता है, इक्वल, कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स होगा तो उससे क्या होगी, उससे हमारी लाइफ जो है वो सस्टेन हो जाएगी, यानी कि हमारी क्वालिटी जो है वो ठीक रहेगी, और साथ में ग्लोबल पीस भी रहेगा, यानी कि पूरे वर्ल्ड में पीस भी मेंटेन रहेगा। और अगर ये नहीं हुआ और रिसोर्सेज जो है ऐसे ही डिप्लीट होती रही फ्यू इंडिविजुअल्स की वजह से या फ्यू कंट्रीज़ की वजह से, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो प्लैनेट का फ्यूचर है वो डेंजर में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास जो है रिसोर्सेज होगी, वो उसे बर्बाद कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो जब रिसोर्सेज ही नहीं होगी तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए जो है रिसोर्स प्लानिंग करनी चाहिए। रिसोर्स प्लानिंग जो है ऐसे करनी चाहिए एक सस्टेनेबल वे में, ताकि जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो है हो सके, रिसोर्स जो है हर किसी के पास जो है वो पहुंच सके। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करें, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। कि डेवलपमेंट जो है ऐसा होना चाहिए जिससे एनवायरमेंट जो है
पे कोई भी डैमेज ना हो। साथ में डेवलपमेंट जो है इस तरीके से होना चाहिए कि प्रेजेंट में जो भी हम कर रहे हैं वो फ्यूचर में कोई भी उससे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, यानी कि हम रिसोर्स ऐसे इस्तेमाल करें कि फ्यूचर जनरेशन के पास भी वो रिसोर्स रहे, आने वाली जनरेशन को कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, उनके पास किसी भी रिसोर्स की कमी जो है वो ना हो। अब हम लोग बात करेंगे रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 की। तो अर्थ समिट 1992 की अगर हम लोग बात करें तो ये रियो डी जेनेरियो एक प्लेस है, वहाँ पर हुई थी अर्थ समिट। कब हुई थी? जून 1992 में हुई थी, जहाँ पे 100 से ज़्यादा जो कंट्रीज़ थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। और ये पहली इंटरनेशनल अर्थ समिट थी। ये जो अर्थ समिट थी ये किस लिए हुई थी? जो पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो मेजर प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हुई थी, जो मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हुई थी, तो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाने के लिए ग्लोबल लेवल पर ये अर्थ समिट जो है ये अर्थ समिट जो है स्टार्ट करी गई थी, इसे रखा गया था। और काफ़ी सारी कंट्रीज़ के लीडर्स जो थे एक साथ इकट्ठे हुए थे और उन्होंने ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये दो टॉपिक्स के ऊपर इन्होंने जो है चिंता दिखाई थी। ये दो जो है थीम ली थी कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज की वजह से और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि बायोडाइवर्सिटी को जो खतरा हो रहा है उसको कैसे जो है सॉल्व किया जाए। और इसी के लिए इन्होंने एक एजेंडा बनाया था और उस एजेंडा को इन्होंने एजेंडा 21 दिया था, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए स्टार्ट किया गया था। और साथ ही साथ फॉरेस्ट प्रिंसिपल अडॉप्ट किए गए थे, यानी कि बायोडाइवर्सिटी की बात है तो इसलिए फॉरेस्ट प्रिंसिपल अडॉप्ट किए गए थे कि फॉरेस्ट को किस तरीके से बचाया जाए। अब हम लोग बात करेंगे एजेंडा 21 की। एजेंडा 21 क्या था? It is a declaration signed by the world leaders in 1992 at United Nations Conference on Environment and Development UNCED। तो ये एक डिक्लेरेशन थी जो कि वर्ल्ड लीडर्स ने साइन करी थी 1992 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में, जो कि कहाँ हुई थी? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुई थी। अब इसका जो है मेन एम क्या था? इसका एम था अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, यानी कि हर जगह वर्ल्ड में जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। और साथ में इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंट डैमेज। साथ में इसका एजेंडा क्या था कि एनवायरमेंट डैमेज ना हो, पॉवर्टी हटे, डिजीज़ जो है ग्लोबल कोऑपरेशन जो है, म्यूचुअल इंटरेस्ट जो है, म्यूचुअल नीड जो है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर एक चीज़ पे जो है फोकस किया जाए जिससे कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और साथ में इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव था, वो था एजेंडा 21 कि हर एक लोकल गवर्नमेंट अपना खुद का एक लोकल एजेंडा 21 बनाए, यानी कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ अपने रूल्स रेगुलेशन बनाए, कुछ एजेंडाज बनाए। नेक्स्ट है हमारा रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग की अगर हम लोग बात करें तो रिसोर्स को किस तरीके से प्लान किया जाए ताकि हर एक इंसान के पास रिसोर्स जो है अवेलेबल हो, पूरी की पूरी कंट्री में अवेलेबल हो या हर एक जगह पर वो अवेलेबल हो जहाँ तक वो रीच हो सके। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन कंट्री लाइक इंडिया। ठीक है, इंडिया जैसी कंट्री के लिए रिसोर्स प्लानिंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटी है रिसोर्सेज की। ठीक है, तो बहुत सारी डाइवर्सिटी है, मतलब बहुत सारी रिसोर्सेज जो है यहाँ पे अवेलेबल है। देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। इंडिया में ऐसी भी जगह हैं जो कि बहुत ज़्यादा जहाँ पर रिसोर्सेज है, और कुछ ऐसी भी जगह है जो कि डेफिसिट है रिसोर्सेज में, यानी कि वहाँ पर कोई भी रिसोर्सेज नहीं है या कमी है रिसोर्सेज की। डेफिसिट का मतलब होता है कमी।
तो यहाँ पर रिसोर्सेज जो है कम है या तो फिर जो है बिल्कुल भी नहीं है। देयर आर सम रीजन्स which can be considered self-sufficient in terms of availability of resource, and there are some region which have acute shortage of vital resources. तो कुछ रीजन ऐसे भी है जहाँ पर बहुत सारी रिसोर्सेज है, अपने मतलब सफिशिएंट है, उनके पास इतनी सारी रिसोर्सेज है कि वो इजीली अपने एरिया को मैनेज कर सकते हैं रिसोर्सेज में। और कुछ एरिया ऐसे भी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, बहुत ज़्यादा कमी है रिसोर्सेज की। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सारे ऐसे एरिया है जो कि मिनरल्स में और कोल डिपॉजिट में बहुत ज़्यादा रिच है। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो अरुणाचल प्रदेश जो है वहाँ पर तो वाटर यानी कि पानी जो है यहाँ पर बहुत सारा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के पास सोलर और विंड एनर्जी जो है बहुत सारी है, लेकिन पानी यानी कि वाटर रिसोर्सेज यहाँ पर नहीं है। कोल्ड डेजर्ट जैसे कि लद्दाख, ये एक ऐसा एरिया है जो कि बहुत ही आइसोलेटेड है, यानी कि सारे एरिया से एकदम अलग है। और यहाँ की कल्चरल हेरिटेज जो है वहाँ पे पूरा बर्फीला इलाका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पानी की कमी है। और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर और जितने भी इम्पोर्टेंट मिनरल्स है उनकी भी यहाँ इस एरिया में कमी है। तो इसीलिए एक बैलेंस बनाने के लिए कि पूरी कंट्री में रिसोर्सेज जो है बराबर हर जगह अवेलेबल हो, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, रीजनल लेवल पर, लोकल लेवल पर, इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडिया जैसी कंट्री में। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, तो रिसोर्स प्लानिंग की अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और ये अलग अलग स्टेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट स्टेज की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट स्टेज है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। इसमें अगर हम लोग बात करें तो रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई किया जाता है कि कहाँ पर रिसोर्स जो है अवेलेबल है, और रिसोर्स अवेलेबल करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा, मैपिंग करी जाएगी। ठीक है, सर्वे और मैपिंग करने के बाद हमें ये पता लगेगा कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कितना है रिसोर्स का, यानी कि जिस एरिया में सपोज करो ये एरिया है और यहाँ इस एरिया में जो है रिसोर्स अवेलेबल है, तो इस एरिया में जो रिसोर्स अवेलेबल है जब मैं यहाँ पे सर्वे करूँगी, मैपिंग करूँगी, तब मुझे पता लगेगा कि कितनी रिसोर्स है। अब कितनी रिसोर्स है तो हमें ये तो पता लग गया कि कितनी क्वांटिटी में है, लेकिन उसकी क्वालिटी वगैरह कैसी है, इन सारी चीज़ों को जो है वो देखा जाता है। सेकंड हमारा जो स्टेप है वो है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोर्ड विथ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल, इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स, यानी कि एक ऐसा प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाया जाए जहाँ पर टेक्नोलॉजी, स्किल, इंस्टीट्यूशन, इन सारी चीज़ों को देखकर रिसोर्स की डेवलपमेंट करी जाए, रिसोर्स की प्लानिंग करी जाए। और थर्ड है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान, यानी कि जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बनाया गया है उसे पूरे नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच किया जाए। अब क्यों मैच किया जाए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि हर एक जगह पर जहाँ पर रिसोर्स की ज़रूरत है, चाहे वो रीजनल लेवल हो, स्टेट लेवल हो, लोकल लेवल हो, वहाँ पर रिसोर्स जो है इजीली अवेलेबल हो सके। क्योंकि कुछ ही ऐसे एरिया है इंडिया में जहाँ पे बहुत सारी रिसोर्सेज हैं और कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पर रिसोर्सेज नहीं है। तो जहाँ पर रिसोर्सेज नहीं है उन एरियाज़ को भी रिसोर्सेज मिले, इसलिए ये मैचिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इन सारी चीज़ों के लिए इंडिया ने बहुत सारे एफर्ट्स लिए हैं रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए, और इसी में इन्होंने जो है रिसोर्स प्लानिंग को फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही जो है लॉन्च कर दिया था। So availability of resources is necessary condition for the development of any region.
कोई भी रीजन अगर डेवलप होता है, किसी भी रीजन की डेवलपमेंट करनी है, तो वहाँ पे रिसोर्सेज जो है नेसेसरी होनी मतलब होनी चाहिए, नेसेसिटी होनी चाहिए रिसोर्सेज की। और रिसोर्सेज क्यों होनी चाहिए? ताकि वहाँ पे जो है डेवलपमेंट हो सके। लेकिन वहीं पर अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो उससे क्या होगा, उस एरिया की जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगी। काफ़ी सारे ऐसे एरिया है, काफ़ी सारे ऐसे रीजन है हमारी कंट्री में जो कि रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा रिच है, लेकिन वो बहुत ही इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन है, जैसे कि बिहार हो गया, ठीक है, झारखंड हो गया। तो ये रीजन जो है, इनके पास रिसोर्सेज तो है लेकिन इतना पैसा नहीं है कि उसे वो एक्सट्रैक्ट कर सके, और इसीलिए ये जो एरिया है इकोनॉमिकली पुअर डेवलप्ड एरिया में रह जाते हैं, यानी कि विकसित जो है वो नहीं हो पाते, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाते। अगर हम लोग अपनी हिस्ट्री को ही देखें, तो हमारी हिस्ट्री में हमने ये देखा है कि जो कॉलोनाइजेशन जो था, यानी कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, तो वो किस वजह से आए थे? हमारे रिच रिसोर्सेज की वजह से आए थे। उन्होंने यहाँ पे आके कॉलोनी सेटअप की थी, और मेन जो अट्रैक्शन था उनका यहाँ आने का, वो हमारे रिसोर्सेज थी। इतने ज़्यादा हम लोग रिसोर्स रिच थे, और जब वो यहाँ पर आए तो उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी थी कि मतलब जिस भी कंट्री में वो लोग गए, उनके पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी थी कि उन्होंने जो है उन जगहों पर जाकर वहाँ की जो रिसोर्सेज थी उन्हें एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया, और साथ में अपनी सुप्रीमेसी वहाँ पे बना ली, यानी कि अपना कंट्रोल वहाँ पर बना लिया। इसीलिए रिसोर्सेज जो है हमारी डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस होंगे, तो हम लोग रिसोर्सेज को बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इंडिया में जो है डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन उसने एक्सपीरियंस किया है। डिफरेंट फेजेस कैसे? क्योंकि ब्रिटिशर्स आए थे तब हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा रिच थी, और उसके बाद जैसे जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारी रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया, जैसे हमें पता है स्पाइसेस के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए वो इंडिया में आए थे, इस तरीके से। तो जनरल अगर हम लोग बात करें, रिसोर्स डेवलपमेंट जो है सबसे पहले इन्वॉल्व करती है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, कि रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं, कितनी रिसोर्स है हमारे पास, है भी या नहीं भी है, और साथ में टेक्नोलॉजी। लेकिन टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और हिस्टोरिकल क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जो है, अगर ये दोनों चीज़ नहीं होगी तो रिसोर्स जो है इतनी डेवलप नहीं हो पाएगी। और यही चीज़ हमने जो है हमारी हिस्ट्री में भी देखी है। नेक्स्ट है हमारा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की अगर हम लोग बात करें, तो रिसोर्सेज जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए, लेकिन इरेशनल कंजम्पशन, यानी कि बहुत ज़्यादा यूज़ करना रिसोर्स को, बहुत ज़्यादा खर्च करना, ओवर यूटिलाइजेशन, बहुत ज़्यादा यूज़ करना रिसोर्स को, इसकी वजह से क्या हुआ है, सोशो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो गई है हमारी कंट्री में। तो उसको ओवरकम करने के लिए, उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो है रिसोर्स कंजर्वेशन, यानी कि कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, सेव, यानी कि रिसोर्स को बचाना। तो रिसोर्स को बचाना जो है, उसे सेव करना जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेन कंसर्न जो है बहुत सारे लीडर्स ने, बहुत सारे थिंकर्स ने जो है स्टार्टिंग से ही रिसोर्स के लिए दिखाई है कि हमें जो है रिसोर्सेज को, यानी कि संसाधन को बहुत ही सेफ तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ही सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। और इसी में ही गांधी जी ने कहा है दैट देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड, कि हर किसी की ज़रूरतों के लिए तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन किसी की ग्रीड यानी कि लालच के लिए नहीं है। और ये ग्रीड जो है, यानी कि ग्रीडी जो है, उन्होंने सेल्फिश लोगों के लिए
जो लोग रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो है इस्तेमाल किया है, और वो मास प्रोडक्शन के जो है उसके अगेंस्ट है, और साथ में वो मास प्रोडक्शन बाय मासेस, यानी कि बहुत सारे लोग जो है प्रोडक्शन करें उसके फेवर में थे। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है क्लब ऑफ रोम के बारे में। क्लब ऑफ रोम में जो है वो रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में फर्स्ट टाइम यहाँ पे बात करी गई थी कि सिस्टमेटिक वे में जो है रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए 1968 में। 1974 में गांधीयन फिलॉसफी को एक बार दोबारा से जो है लेकर के आया गया, और ये जो था एक बुक थी जिसका नाम था स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, जिसमें गांधीयन फिलॉसफी को स्पेशली रिसोर्स डेवलपमेंट की जो उनकी फिलॉसफी थी उसे यहाँ पे लाया गया था। और ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट उसके बाद निकाली गई थी, जिसमें 1987 में कंजर्वेशन ग्लोबल लेवल पर कैसे होना चाहिए रिसोर्सेज का उसके बारे में बताया गया था। फिर साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट निकाली गई, कंसेप्ट लाए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, और एक और बुक निकाली गई थी जिसका नाम था अवर कॉमन फ्यूचर। और उसके बाद हमने देखा था अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में हुआ था 1992 में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लैंड रिसोर्सेस। लैंड रिसोर्सेज की अगर हम लोग बात करें तो लैंड किस तरीके से एक रिसोर्स है। हम लोग जो है लैंड पर रहते हैं, हम लोग वहाँ पे डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। हम लोग लैंड को जो है अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लैंड जो है एक नेचुरल रिसोर्स है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सपोर्ट कर रही है हमारी नेचुरल वेजिटेशन को। जितने हमारे पेड़ पौधे जो है वो लैंड पर उग रहे हैं, वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हर चीज़ जो है वो कहाँ हो रही है, वो लैंड पर हो रही है। और इसीलिए लैंड जो है हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसेट है, और लैंड को सही तरीके से इस्तेमाल करना, लैंड को कंजर्व करना, ये भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लैंड एक रिसोर्स है। तो ये एक पाई डायग्राम दिखाया गया है जहाँ पर लैंड अंडर इम्पॉर्टेंट रिलीफ फीचर कि कितनी लैंड जो है हमारी प्लेन के अंदर है, माउंटेन्स के अंदर है, प्लेटूज़ के अंदर है, वो दिखाई गई। सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा जो लैंड है वो हमारी प्लेन्स में है 43%। नेक्स्ट हमारी 30% माउंटेन्स है, और 27% जो है वो प्लेटूज़ है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि 43% लैंड जो है हमारी प्लेन एरिया में है। प्लेन एरिया जो है हमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ प्रोवाइड कर रही है। माउंटेन्स 30% है। माउंटेन्स जो है हमें जो भी रिवर्स है, टूरिज़्म फैसिलिटीज़ है, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। 27% जो है वो प्लेटू रीजन है। प्लेटू रीजन हमारे मिनरल्स डिपॉजिट जितने भी है, फॉसिल फ्यूल्स जो हमें मिल रहे हैं, जो हमारे फॉरेस्ट है, वो कहाँ पर है, वो प्लेटू रीजन में है। अब है हमारा लैंड यूटिलाइजेशन, यानी कि लैंड को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे यूटिलाइज किया जा रहा है। तो लैंड रिसोर्स को जो है इन सारे पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पहला है फॉरेस्ट, लैंड जो है वो फॉरेस्ट में इस्तेमाल हो रही है। फिर है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी कि वो लैंड जो कि कल्टीवेशन के लिए यानी कि खेती के लिए नहीं है, और इसमें आती है हमारी बैरन लैंड और वेस्ट लैंड। सेकेंड, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, और नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में हमारे बिल्डिंग्स, रोड, फैक्ट्रीज, ये जो भी सारी चीज़ें बनती है वो आ रही है। थर्ड हमारी कैटेगरी है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। फैलो लैंड क्या होती है, जो ऐसे ही छोड़ दी गई है, जिस पे कुछ भी काम नहीं हो रहा है। तो इसमें हमारी 3 कैटेगरी है। परमानेंट पेस्चर्स और ग्रेजिंग लैंड, यानी कि वो लैंड जो कि परमानेंटली चारे के लिए, ठीक है, एनिमल्स को ग्रेज करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। सेकंड है इसमें लैंड अंडर मिसलेनियस फ्री क्रॉप्स ग्रोव्स,
मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोव मतलब कोई भी जो है फसल वगैरह कोई भी ट्रीज वगैरह जो है यहाँ पे उगा दी गई है। थर्ड है कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ऐसी लैंड जो कि पिछले 5 साल से जहाँ पर खेती नहीं हुई है। फोर्थ कैटेगरी है हमारी फैलो लैंड की। फैलो लैंड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे करंट फैलो जो कि विदाउट कल्टीवेशन, एक ऐसी ज़मीन जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा साल से खेती ना हुई हो। और सेकंड है अदर देन करंट फैलो, यानी कि ऐसी ज़मीन जो कि जहाँ पर 1 से 5 साल के बीच में जब वहाँ पे खेती करी जा सकती थी तब वहाँ पे खेती ना करी गई हो। फिफ्थ है हमारा नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया की अगर हम लोग बात करें तो जो भी 1 साल के अंदर अंदर जितनी भी खेती हो रही है वो सब हमारा नेट सोन एरिया में आएगा। और एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया, इसे हम लोग ग्रॉस क्रॉप एरिया बोलते हैं। यानी कि जो एरिया 1 साल, यानी कि जितनी फसल जो है 1 साल में उगाई गई है और कितनी जो है नेट सोन एरिया हमारा था, यानी कि कितनी फसल जो है उगी, उन दोनों को मिला करके हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बनता है। नेक्स्ट है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। लैंड यूज पैटर्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।